everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज हम करने लगे हैं स्वर्ण सीरीज। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की स्वर्ण सीरीज करवा दी थी, है ना। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कर लिया था। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने लगे हैं स्वर्ण सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो पार्ट 1 मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिखने वाले हैं और आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करना है। चाहे तो आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, जो पीडीएफ है, जो आज का वीडियो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, मतलब क्वेश्चंस की पीडीएफ। सॉल्यूशन तो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन ओनली क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पहले उसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आई वुड रेकमेंड यू भी 15 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट ईच क्वेश्चन पे आप 3 मिनट्स दीजिए। आप 3 मिनट हर क्वेश्चन को दीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे सो स्पीड खुद ब खुद बनेगी। अब कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज भी आ रहा है भी मैम हमारी क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं, नो डाउट कंसेप्ट भी क्लियर है, लेकिन जो हमारी स्पीड है वो बहुत टाइम हमें लग जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है ना। टाइम कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाय मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। सो मैं आपको बोलूँगी 15 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। सो आप 3 मिनट्स ईच क्वेश्चन पे लगाइए, यानी कि आप टोटल 45 मिनट्स अपने आप को दीजिए, ठीक है। आपने डेली का ये ठानना है भी आपने 15 क्वेश्चंस करने हैं। नो डाउट मैं करवा रही हूँ यहाँ पर आपको स्वर्ण सीरीज, पर खुद से भी आपने 15 क्वेश्चंस डेली का टारगेट बनाइए। 15 बहुत कम बात है। 3 मिनट एक क्वेश्चन पे, टोटल 45 मिनट सेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। आप इस वीडियो को भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, 45 मिनट्स का टाइम लीजिए और फिर मेरे से चेक करिए, या फिर एक और तरीका है आप मेरे साथ ही क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। सो टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए अब हम जो है करने लगे हैं हमारा टॉपिक। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब हम देखने लगे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन्स पर, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से नोट करना है कॉपीज़ में, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्टली। सो जो आपको कंफर्टेबल है आप वो तरीका कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर स्क्रीन, देखिए। विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया है भी ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने चार्ज के बारे में बताया है और हमें किसके बारे में बताया है, मास के बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। ए ऑप्शन है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बी ऑप्शन है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन्स पर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चंस आपको पता चल गया है भी चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से किस एक्सपेरिमेंट ने बताया था। पहला ऑप्शन है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस को देखते हैं, चारों ऑप्शंस हमें क्या चीज़ बताते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। याद कीजिए मैंने आपको कुछ इस तरह से एक ऐसा बना के दिखाया था। यहाँ मैंने बोला था भी हमने एटमाइज़र लगा देना है ना, जैसे स्प्रे टाइप का बोला था आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्या है, ऑयल की ड्रॉप्स आ रही हैं और ऑयल की ड्रॉप्स क्या करती हैं, इस होल में से नीचे आएंगी। कुछ याद आ रहा है आपको, मैंने कुछ ऐसा सा बताया था। तो मैंने बोला था भी ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और यहाँ पर बाहर से रेज आती हैं और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, सराउंड कर लेती है। तो बेसिकली हमने इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज के बारे में पता लगाया था भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट करती थी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता था ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, 2 फोर्सेस एक्ट करती थी।
अगर किसी ने रिवाइज करना है तो वो वीडियो लेक्चर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, रिवाइज कर लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को, आपको क्लियर हो जाएगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज के बारे में पता लगाया। कौन से एक्सपेरिमेंट से? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ। हमने चार्ज के बारे में पता लगाया और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में पता लगाया, है ना, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑप्शन में ही सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी एक बार हम बी और सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत ना कर जाएं, ठीक है। अब देखिए बी ऑप्शन क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, याद कीजिए। कैथोड रेज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चला था। कैथोड रेज को मैंने पहले भी बोला था भी, इसका मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को ही डिस्कवर कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास को कौन बता रहा है? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा? उसके बाद आता है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखिए, इसमें क्या होता है बेसिकली, हम क्या करते थे, अल्फा रेस को स्कैटर करवाते थे, है ना। कुछ इस तरह से क्या होता था, अल्फा रे स्कैटर होती थी, ठीक है, एक थिन फॉयल से पास होती थी। आपको याद होगा यहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखते थे हम, है ना, और वहाँ से अल्फा रे स्कैटर होके कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर हमें अल्फा रे, जो ये रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी का पता चला था। हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी, कुछ कंक्लूजन्स निकाली थी, तो यहाँ से हमें किसका पता चला? न्यूक्लियस के बारे में। सो फाइनल हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, यानी कि किसने हमें चार्ज के बारे में बताया और मास के बारे में बताया इलेक्ट्रॉन के? द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब इसका, या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। सो सारे ऑप्शंस देख के चलेंगे ताकि हमें थोड़ी थोड़ी क्या हो, उनकी मतलब नॉलेज हो। अब उसके बाद देखते हैं हम, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? मैच द वैल्यू ऑफ कॉलम 2। कॉलम 2 कौन सा है? ये वाला। कॉलम 2 की वैल्यू आपने किससे मैच करनी है? विद कॉलम 1, इससे मैच करनी है। एंड मेक एप्रोप्रिएट चॉइस, यानी कि जो आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं ए बी सी डी, चेक कीजिए क्या ये सही हैं या ये गलत हैं। देखिए कैसे इसको करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले कॉलम ए में हमें क्या क्या दे रखा है? कॉलम ए में हमें दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड चीज़ हमें दे रखी है मास ऑफ प्रोटॉन, थर्ड चीज़ हमें दे रखी है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ चीज़ हमें दे रखी है E/m रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इधर देखते हैं, कॉलम जो हमारे पास 2 है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? उसमें हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। सो जैसे हम छोटे होते मैच द फॉलोइंग करते थे भी, हमने इन किससे मैच करता है, क्या क्या है, हमें वो बताना है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। ए ऑप्शन में वो ये कहता है भी ए जो है वो फर्स्ट से मैच हो रहा है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। बी जो है वो सेकंड से मैच हो रहा है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन ये है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस है। अब देखिए, आपको मैं वैल्यूज़ करवा चुकी हूँ, हमने निकाल ली है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एक तो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी, मैं आपको सीधा वैल्यूज़ बोल दूँ भी, हाँ देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और एक तरीका है स्टूडेंट्स भी, थोड़ा सा हमने स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स भी, मास जो होता है बेसिकली, आप देख सकते हो मास जो होता है वो या तो केजी में, देखिए यानी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी मास आप जनरल बात कर रहे हो तो केजी में होगा या ग्राम में होगा, ये तो आप जानते हो, मानते हो ये चीज़ मेरी सही है। तो यानी कि जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है वो केजी वाले होंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड में से होंगे। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज है स्टूडेंट्स, जो चार्ज होता है, चार्ज हमेशा किस में होता है? कूलम्ब में होता है। तो यहाँ देखिए कौन से ऑप्शन कूलम्ब में है? पहला है केजी, सेकेंड है कूलम, थर्ड है केजी और लास्ट है कूलम पर ग्राम। यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कूलम में है,
तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अभी अगर एक ही ऑप्शन कूलम में है और एक ही ऑप्शन इधर है जिससे चार्ज के बारे में पूछा गया है, तो सी ऑप्शन किसके इक्वल हो गया? सेकंड पार्ट के। समझ पा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है? अब मान लो पेपर में आपको वैल्यू याद ही नहीं है, आपको नहीं पता क्या वैल्यू, आप भूल गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके पीछे यूनिट्स चेक कर लो। यहाँ पर चार्ज का आपको पता है यूनिट कूलम होता है, हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा। सो चार्ज की यूनिट कूलम होती है। फर्स्ट ऑप्शन का यूनिट था केजी, थर्ड ऑप्शन का केजी और लास्ट का कूलम पर ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है अभी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये होगा। अब चेक करना है भी क्या ये सही है या गलत। तो आपको ये पता है भी इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, और मैंने आपको बताया था भी इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव साइन लगता है, तो इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। फिर से स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं भी सबको सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं, हमने करना है सीधा पहले ऑप्शन चेक करेंगे। सी का कौन सा है पार्ट? सेकेंड। ऑप्शंस में आइए, ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन में सी का पार्ट सेकंड है? फर्स्ट ऑप्शन में सी का पार्ट फोर्थ है, सेकंड ऑप्शन में सी का पार्ट क्या है? सेकंड है, थर्ड ऑप्शन में सी का पार्ट क्या है? फोर्थ है, और डी ऑप्शन में सी का पार्ट क्या है? सेकंड है। तो कौन से दो ऑप्शन रह गए जिसमें सी का पार्ट सेकंड होगा? हमारे पास रह गए बी एंड डी, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो गलत हो गया, जो सी ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब ये तो हमने कर लिया। अब हम और कौन से तरीके से चेक कर सकते हैं भी हम सही कर रहे हैं गलत? देखो अब क्या आता है, ऑप्शंस देखिए, डी दोनों में सेम है, डी दोनों में 4 है, तो अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डी दोनों में क्या है? फोर्थ है। अब आइए, अब वो ट्रिक खेलेगा। देखो ए जो बी पार्ट है उसमें ए है थर्ड के इक्वल और बी है फर्स्ट के इक्वल, और डी में ए है फर्स्ट के इक्वल और बी है थर्ड के इक्वल। तो अब देखिए दोनों आपको मास रह गए हैं और दोनों केजी में रह गए हैं। तो आपको मैंने जैसे कि करवाया है भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ए ऑप्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी ऑप्शन के, यानी कि थर्ड के। तो ए थर्ड किस में है? बी पार्ट में है, तो बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज़, मैंने डायरेक्टली डी को 4 कर दिया क्योंकि मैंने ऑप्शंस देखे। आप वैसे भी देख सकते हो E/m रेशो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है? कूलम अपॉन मास का चार्ज। तो इसकी यूनिट देखो कूलम बाय ग्राम, यानी कि हमने बिल्कुल सही एज्यूम किया। ठीक है, यूनिट से चेक कर लो भी आपने सही सॉल्व किया है या नहीं किया है। सो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, और इसका आंसर है बी पार्ट, यानी कि ए का जो है वो थर्ड से मिलता है, बी जो है वो फर्स्ट से मिलता है, ठीक है, और सी जो है वो हमारा सेकेंड से मिलता है, और डी जो है वो फोर्थ से मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है। सो अब हम जो करने लगे हैं वो आने लगा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले इसको खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और कितने प्रोटॉन्स हैं इस फॉलोइंग, जो न्यूक्लियर आपको दे रखा है स्क्रीन पर। आपको स्ट्रोंशियम दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर है 38 और उसका जो एटॉमिक मास है वो है 88। ठीक है। सो आपसे पूछा गया है भी कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। सो ये जो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रॉन्स के हैं। सो कंफ्यूज ना होना है यहाँ पर भी, ऑप्शंस तो आपने न्यूट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स पूछा है तो अकेले न्यूट्रॉन्स के हैं, और प्रोटॉन्स की वैल्यू आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। न्यूट्रॉन्स को हम यही सॉल्व करेंगे, प्रोटॉन्स की वैल्यू आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करनी है। सो मैंने आपसे पूछा स्ट्रोंशियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स है। पहले हम इसको लिखेंगे, स्ट्रोंशियम को हम कैसे लिखते हैं? SR, एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और मास नंबर जो उसका है वो ऊपर लिखेंगे। कैसे? देखिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 38, और मास नंबर इसका कितना है स्टूडेंट्स? 88। अब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम क्या बोल सकते हैं? उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ जी, सो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको ये चीज़ पता है भी, ये जो 88 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये होता है मास, या फिर मास नंबर हम कह सकते हैं, जो कि A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें न्यूट्रॉन्स बताने हैं तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा क्या आंसर आएगा? देखिए आपके पास मास नंबर कितना है? मास नंबर है 88 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 38। सो 88 माइनस 38 इज 50, यानी कि आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए स्टूडेंट्स? आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 50। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो अब ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है 38, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 126 और डी ऑप्शन है 88। आपसे पूछा गया है बी कितने न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट करेंगे जो आपको कंफर्टेबल है। सो अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे, कहीं ऐसा ना करना भी स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रह गई वो फोटोज़, ऐसे नहीं करना। आपने उसको बाद में जब वीडियो हो जाएगी फिर से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। PDF है आपके पास, फिर से सॉल्व करोगे सो आपको क्या होगा? वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO। द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो नोट कर सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा है CO जो है वो किससे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? आपके साथ फर्स्ट ऑप्शन है N2 पॉजिटिव। ये जो N2 पॉजिटिव लिखे स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, N2 पॉजिटिव, ये है ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर B क्या है? देखिए CN और नेगेटिव ऐसे है, ठीक है। C ऑप्शन लिखिए, C ऑप्शन है O2 पॉजिटिव, तो ये ऐसे साथ लिखे तो इसको इस तरह से कर लीजिएगा। और D ऑप्शन है हमारे पास O2 नेगेटिव, ये ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बता चुकी हूँ B आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CO के साथ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए भी, हमें निकालने कैसे इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है CO को सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इन्हें ऐड कीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6 + 8 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको कैसे चेक कर सकते हो? या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, 6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, तो भी आपको पता चल जाएगा अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने देखने हैं अभी इसमें कितने हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ऑक्सीजन का 8 है तो टोटल कितने हुए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या करेंगे, इन सारे ऑप्शंस के अंदर चेक करेंगे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास N2 पॉजिटिव, सबसे पहला ऑप्शन है N2 पॉजिटिव। अब इसको कैसे करना है? इसका मतलब क्या हुआ, 2 × जो नाइट्रोजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? मैंने आपको जब क्वेश्चंस करवाए थे मैंने बोला था अगर ऊपर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो। जब आप सॉल्व करने लगो तो माइनस, और कितना है? 1 है ना, पॉजिटिव 1, तो -1 कर दो। तो ये क्या आ जाएंगे? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2 × n क्यों किया? क्योंकि n के पैर में 2 हैं, ठीक है। और n के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? n का एटॉमिक नंबर होता है 7, और n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 7। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। अगर नेगेटिव होगा तो क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। अब +1 है तो क्या हो जाएगा? -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 13 आ जाएंगे, यानी कि इस केस में तो 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑप्शन नंबर A तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B देखिए क्या है। ऑप्शन B में वो कहता है CN नेगेटिव, CN नेगेटिव। अब कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स? 6। नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं? 7।
ऊपर नेगेटिव है, या यहाँ पर मैंने बोला अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा +1। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स 14, टोटल कितने हो गए 14। समझ पा रहे हो कैसे? कार्बन के अंदर थे 6, नाइट्रोजन के अंदर 7, ऊपर नेगेटिव है, -1 है तो कितना हो जाएगा +1 ऐड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14। तो देखो आंसर तो यही आ गया। उसने कहा भी कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि किसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एज CO। तो CO के अंदर भी 14 है और यहाँ CN नेगेटिव के अंदर भी कितने हैं 14 हैं। तो हमारा आंसर तो यहीं पर सॉल्व हो गया। फिर भी आपको एक बार C और D ऑप्शन करवा दूंगी भी, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। सो C ऑप्शन देखिए, C ऑप्शन है O2+, C ऑप्शन है O2+। तो ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, 2 हैं ऑक्सीजन तो 2 × 8, अब ऊपर +1 है तो -1 हो जाएगा, यानी कि 16 - 1 कितना हो जाएगा 15। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 15। अब देखते हैं लास्ट पार्ट जो है हमारा D पार्ट। D पार्ट में क्या कह रहा है वो आपको बोल रहा है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 और यहाँ 2 हैं तो 2 × 8। अब ऊपर चार्ज देखिए, ऊपर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो माइनस, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ऊपर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 16 + 1 17। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? D ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे नोट करेंगे, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन्स पर। सो देखिए क्या है, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आई वुड से वेरी ईजीएस्ट क्वेश्चन। और एक और चीज़, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, प्लस आपकी बहुत अच्छी मैंने बुक्स में से सर्च आउट करके ये आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सो टेंशन नहीं लेनी, अगर आप कोई और बुक फॉलो नहीं भी कर रहे हो, क्वेश्चंस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे स्वर्ण सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आपके लिए कर रही हूँ, सो आप इतना करते जाओगे, इट इज़ मोर देन इनफ। सो अब देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम उसे Z से लिखते हैं, मानते हो ना। सो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन्स के बारे में बताता है। बी ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। भी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। सी ऑप्शन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। भी वो एटॉमिक मास के बारे में बताता है। एंड लास्ट ऑप्शन है वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे करना है? देखो हमने पढ़ तो सब कुछ रखा है, लेकिन कंफ्यूज ना हो तो हम क्या करते हैं, हर मतलब जब भी आता है एटॉमिक नंबर की बात होती है, एलिमेंट की बात होती है, हर वीडियो लेक्चर में मैंने ये चीज़ रिपीट की है, ठीक है। सो कोई भी एक एलिमेंट x है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लिखते हैं z और नीचे लिखते हैं पैर में, और उसका जो मास होता है स्टूडेंट्स, या फिर मास नंबर मैं कहूँ, उसे लिखते हैं a और उसे ऊपर लिखते हैं। ये होती है एक रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट की, चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। ये क्या चीज़ है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है भी, अगर हमें उसे मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो अब देखिए, मैंने बोला एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का क्या बताता है, अब आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। जो Z होता है बच्चों, यहाँ पर Z होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? न्यूट्रॉन्स हम बता सकते हैं मास नंबर में से जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चलेगा। सो अब देखिए उसका क्वेश्चन ये है भी एटॉमिक नंबर किसके बारे में बताता है? तो एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आंसर अच्छे से समझ के करना है, ये नहीं भी हाँ हम टपा रहे हैं या हमें समझ आ गया, नहीं, आप कुछ सोचिए क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। जब आप खुद पहले क्वेश्चन को फोकस करके सॉल्व करेंगे तो और ईजी हो जाएगा। ठीक है, होप सबको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए, अब ये जो है बेसिकली ये रिलेटेड है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। सो अभी आपको जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था तब मैंने रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक हिंट भी दिया था। अगर किसी ने वीडियो प्रीवियस नहीं देखी है मेरी, लाइक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सीधा स्वर्ण सीरीज कर रहे हैं, सो उनको मैं बता दूं मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट दिया था। तो ये आंसर तो आपके आगे है ही है, मतलब लाइक इट इज़ द वेरी ईजिएस्ट क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो ये तो हो ही चुका है। देखिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ, जो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेट करता है? सबसे पहला ऑप्शन है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है न्यूक्लियॉन्स। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स के साइज से रिलेट करता है। थर्ड ऑप्शन है एटम और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियस। किसके बारे में बताता है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? याद कीजिए, ऑब्जर्वेशंस थी भी, कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास कर जाती हैं, कुछ डेविएट कर जाती हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। सो इसमें हमने कंक्लूजन्स में ये कंक्लूड किया था भी रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमें न्यूक्लियस के बारे में बताता है, वो न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताता है भी, कुछ हेविली चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट है सेंटर पर, है ना। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एक और चीज़, अगर आप कहो भी मैम इलेक्ट्रॉन हो सकता था या कुछ और, तो इलेक्ट्रॉन याद कीजिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, प्रोटॉन का एनोड रे एक्सपेरिमेंट है ना। सो यहाँ से क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्या भी रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो अब हम देखते हैं हमारा जो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस। आपने क्या करना है, दो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जीज को कंपेयर करना है। E1 विद वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड E2 विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। सो आपसे पूछा गया है इन दोनों की वेवलेंथ को कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, है ना। सो देखिए, अब आप सब सोच रहे होंगे भी ये हम किस पैटर्न में चल रहे हैं। सो आप देखोगे स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या किया, बेसिक इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस दिए जो बिल्कुल स्टार्ट वाले थे। फिर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड था, जैसे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछ लिया गया आपसे, है ना। उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब डेवलपमेंट जो बोहर मॉडल को लीड करती है उस पर क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोहर मॉडल पे, और फिर फाइनली जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। सो मैं एक सीरीज में चल रही हूँ, फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक मैंने टॉपिक वाइज इन्हें क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया क्वेश्चन को। सो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बेसिकली मैंने बोला भी मैंने दो एनर्जीज जो हैं जिनकी रेडिएशन, पहली वाली एनर्जी की 800 नैनोमीटर है और दूसरी वाली की क्या है 400 नैनोमीटर है, तो इनकी एनर्जीज को कंपेयर करना है। सो बेसिकली इसके अंदर हम कैसे करते हैं, देखिए आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, मानते हो। अब मैंने बोला भी दो, मतलब हमारे पास क्या है, दो रेडिएशंस है, यानी कि दो एनर्जीज हैं। कौन सी? एक है E1 और एक है हमारे पास E2 स्टूडेंट्स, एक है E1 और एक है E2। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे इनकी एनर्जीज कंपेयर करके बताइए, और मुझे इनका मतलब जब आपको वेवलेंथ दे दी गई है तो इनकी एनर्जीज को कंपेयर कीजिए। तो अब क्या करूँगी, E1 E2 की वैल्यू निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो अब आपको पता है E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा hc बाय लैम्डा 1, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी सेकेंड रेडिएशन की है तो ये हो जाएगा hc बाय लैम्डा 2, मानते हो। लैम्डा 1 क्या है स्टूडेंट्स, लैम्डा 1 है 800 नैनोमीटर, लैम्डा 1 है 800 नैनोमीटर। और लैम्डा 2 क्या है स्टूडेंट्स, लैम्डा 2 आती है 400 नैनोमीटर। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में हम डालेंगे। देखो, तो सबसे पहला जो आता है हमारा E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा hc बाय लैम्डा 1। hc दोनों में कॉमन है तो उसको ऐसे लिखेंगे, लैम्डा 1 क्या है 800। E2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, E2 हो जाएगा hc बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 क्या है 400 नैनोमीटर। अब जैसे कि हमने कंपेयर करना है, हम क्या करेंगे, E1 को E2 से डिवाइड कर देंगे। E1 को E2 से जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, सो इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ
पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। भी पहले E1 क्या होता है और E2 क्या होता है। हमें पता है एनर्जी होता है hc बाय लैम्डा, तो E1 क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा 1 और E2 क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा 2। तो हमने अभी लैम्डा की वैल्यू डाली और कुछ भी नहीं किया। अब कंपेयर करना है तो मैं बोलती हूँ भी E1 को आप E2 से डिवाइड कर दो, कंपैरिजन करना है। सो वील डिवाइड E1 विद E2। E1 की वैल्यू है hc बाय 800, ठीक है, और E2 की वैल्यू क्या है, इसको डिवाइड करना है। E2 की वैल्यू है hc बाय 400। अब मैं इस चीज़ को इरेज कर रही हूँ, होप्स आपने नोट कर लिया होगा सारा कुछ, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या आता है, इसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर मैं बोलूँ E1 क्या हो जाएगा, hc दोनों का कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक बार पहले लिख के दिखाती हूँ मैं। E1 क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 क्या होगा, hc बाय 800 इंटू hc और ऊपर चला जाएगा हमारा 400। इसे ही मैंने क्या किया, मॉडरेट करके मतलब फुल फॉर्म में ऐसे करके लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब आपको पता है hc क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 400 बाई 800 हो जाएगा। जीरो जीरोस देखो दोनों की कैंसिल हो गई, क्या आ जाएगा 4 बाई 8, यानी कि 1 बाई 2। समझ आ रही है मैंने अभी तक क्या किया, एक बार रिपीट करती हूँ फिर से। देखिए मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो hc कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास क्या आया, E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू 400 बाई 800 हो गया, यानी कि 1 बाई 2 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, अब मैंने आंसर ऑप्शन देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है और मैंने इसको कैसे मतलब जवाब देना है। सो यस स्टूडेंट्स, अब मेरा आ गया यहाँ से भी E1 बाई E2 क्या है, 1 बाई 2। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2E1 इज इक्वल्स टू E2, क्या हो जाएगा 2E1 इज इक्वल्स टू E2। समझ रहे हो। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है E1 इज इक्वल्स टू 2E2, नहीं हमारा तो नहीं है, हमारा तो E2 इज इक्वल्स टू 2E1 है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, E1 इज इक्वल्स टू E2, बिल्कुल भी नहीं, E2 जो है वो E1 का ट्वाइस है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, E2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू E1, E2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू E1, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर भी एक बार डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या है, E2 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ E1, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अब हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। सो अब हम देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। होप सो आप सबको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या है, देखिए। सो अब मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करने लगी हूँ। क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेव नंबर। अब ये पूछ रहा है वेव नंबर बताइए हमें ऑफ येलो रेडिएशन। क्या पूछ रहा है, वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 240 नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ दे दी गई है स्टूडेंट्स 240 नैनोमीटर। सबसे पहला काम आप ऑप्शंस देखिए, ठीक है, तो आप इसको मेरे हिसाब से मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेंटीमीटर या मीटर में है। सो आपको पता है जब आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है येलो रेडिएशन की वो कितनी है, 240 इंटू 10 की पावर -9 मीटर्स है। अब आपसे पूछा गया है वेव नंबर बताइए। वेव नंबर ये क्या होता है हमारा, वेव नंबर ये क्या होता है, वेव नंबर की रिप्रेजेंटेशन। नोट भी कर सकते हो जिसको नहीं पता। और स्टूडेंट्स वेव नंबर जो होता है वो होता है 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा। सो जिस भी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता वो इस चीज़ को नोट कर लीजिए भी, वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा, है ना। सो अब हम इसकी वैल्यू अगर डालते हैं, यानी कि 1 बाय 240 इंटू 10 की पावर -9 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा
4.16 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब ये नीचे मीटर था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, तो हो जाएगा मीटर इनवर्स। समझ पा रहे हो? क्या करना था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको वेवलेंथ दे रखी थी, वेव नंबर पूछ रखा है, तो वेव नंबर क्या होता है, 1 वेवलेंथ होता है। तो आपने क्या किया, 1/240 इंटू 10 की पावर -9 मीटर से इसको किया, तो आंसर आ जाएगा जब डिवाइड करोगे 4.16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। सो ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है 1.724 इंटू 10 की पावर 4 है, ठीक है, ये 104 नहीं है, 10 की पावर 4 है, तो करेक्ट कर लेना है। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, 4.16 इंटू 10 की पावर 6 है स्टूडेंट्स, इंटू 10 की पावर 6 है मीटर इनवर्स। उसके बाद है 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है, और लास्ट है 2.193 इंटू 10 की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 4.16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। सिंपलेस्ट था, फॉर्मूला पता होगा तो आप कर लोगे, है ना। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड। एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या हम एनर्जी के पैकेट को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स प्रोटॉन। सो हम क्या बोलते हैं एनर्जी के पैकेट को, याद कीजिए मैंने बोला था ना अभी कुछ क्वांटा ऑफ एनर्जी। सो लाइट की टर्म्स में वो जो क्वांटा, वो जो पैकेट्स, क्वांटा क्या होता था बेसिकली, जो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो होती है ना, एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। सो याद कीजिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको बताई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताई थी, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था अभी कुछ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। सो वो जो क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम बोलते हैं, वो क्या होता है, फोटोन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोटोन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, इस आंसर को नोट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ स्टूडेंट्स। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10th है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसकी ग्राउंड स्टेट आपको एनर्जी दे दी है, कितनी दी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, कितनी होगी। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपना जो वो पेज है फॉर्मूला वाला, एक बार उसे खोल के देखिए ताकि आपको याद हो जाए, आपको मतलब याद आ जाए, रिमेंबर कर लो भी क्या चीज़ है। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, है ना, यही होता है। अब z की वैल्यू क्या होती है, z होता है एटॉमिक नंबर, z होता है एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, z की वैल्यू तो हो गई 2। अब n की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए, n की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको। मैंने आपको बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, देखो आपको याद होगा B जो n = 1 होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है n = 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है n = 3। समझ पा रहे हो, जो ये होती है n = 1 होती है स्टूडेंट्स, ये होती है ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है n = 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है n = 3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी कि आपको जो एक्साइटेड स्टेट की पूछी गई है, मान लीजिए थर्ड की पूछी जाती है तो उसमें एक ऐड कर दो, वो n की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ आपसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की पूछी गई है तो आप इसमें एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आपके पास ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में आपने क्या करना है, इसको डालना है। सो आपके पास क्या है, z की वैल्यू भी और n की वैल्यू भी क्या है, तो E क्या होगा स्टूडेंट्स, -13.6 इंटू z क्या होगा, देखिए z है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर
अपॉन n क्या है, n है हमारे पास 3 स्टूडेंट्स, n है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा -6.04, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6.04 स्टूडेंट्स। अब इसके आगे नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये -13.6 है, इस वजह से। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा -6.04। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार फिर से डिक्टेट करती हूँ मैंने क्या किया, एक बार फिर से डिक्टेट करती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को दोबारा देखिए। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट आपको दे दी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी एनर्जी बताइए ऑफ हीलियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो Z की वैल्यू तो 2 हमारे पास आएगी। N कैसे निकालते हैं बता चुकी हूँ, N1 होता है ग्राउंड स्टेट, N2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और N की वैल्यू 3 होती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक तो ये तरीका है। सेकेंड तरीका क्या है, भी जिसकी पूछी गई है उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -13.6 इंटू Z²/n² करके आंसर आ जाएगा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन गिरता है फ्रॉम n = 3 टू n = 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गिर रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है n = 3 से n = 2 पे इन द हाइड्रोजन एटम। एटम बता दिया हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता है एटॉमिक नंबर तो 1 है, सबसे पहली चीज़ है ना। अब वो पूछता है देन एनर्जी एमिटेड इज, जो एनर्जी आप एमिट करोगे स्टूडेंट्स वो कितनी होगी। पहला ऑप्शन आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन आता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन आता है 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो पहले एक बार दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, n = 3 दे रखा है और n = 2 दे रखा है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिरता है, यानी कि देखो कैसे, ये होता है n = 1, ये होता है n = 2, ये होता है n = 3। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है। तो आपने क्या बताना है भी कितनी एनर्जी एमिट होगी जब वो 3 से 2 में आएगा, क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जब वो ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी। सो डायरेक्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम स्टडी कर चुके हैं और इसका क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। सो देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस, यानी कि कहाँ से कहाँ, E3 माइनस E2, क्योंकि वो E3 से E2 की तरफ आ रहा है। सो अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, ये क्या होता है, ये होता है 13.6 ब्रैकेट स्टार्ट 1 बाय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय n1 का स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट हमारी जो मतलब मैं कहती हूँ जो नीचे वाली एनर्जी होती है, ठीक है, जो लोएस्ट वाली होती है, लोएस्ट वाली का स्क्वायर -1 बाय हाईएस्ट वाली का स्क्वायर। सो इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स अगर मैं पुट करूँ, इस फॉर्मूला में अगर आपको पुट करके इसकी वैल्यू दिखाती हूँ, सो आपको पता है बी जेड तो ऑब्वियसली क्या है, z तो हमारे पास है 1 है और n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू है फ्रॉम 3 to 2 है ना। सो अब देखिए फॉर्मूला आपके पास ये है बी डेल्टा E क्या होता है 13.6 इंटू आपके पास आता है 1 बाय n1, यानी कि मैंने कहा जो लोएस्ट वाली है, लोएस्ट वाली क्या है 2, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर ही ब्रैकेट में है माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आपके पास आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आंसर आएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया अभी n की वैल्यू क्या डालनी है, लोएस्ट n की वैल्यू होती है 2 और हाईएस्ट n की वैल्यू होती है 3, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ऑप्शंस नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो क्वांटम नंबर्स पे होते हैं, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, होप्स आपका भी होगा, क्योंकि क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज द बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आपको ये चीज़ आ जाती है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत ईजी होता है ना। सो अब देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। उसने हमें बोला है एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? 3D ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। किसमें? 3D में, ठीक है। गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, आपने किसकी वैल्यू बतानी है? एन की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू बतानी है और एम की वैल्यू बतानी है। आपको बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसके केस में एन की वैल्यू, एम की वैल्यू और एल की वैल्यू बताइए। सोचिए कैसे होगा, सोचिए। देखिए 3D है, 3D आपको पता है जो ये चीज़ होती है ये होती है n, यानी कि नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो जैसे मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ, NS बोल दूँ, NP बोल दूँ या मैं ND बोल दूँ, इधर n क्या होता है? ये चीज़ होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ शेल को, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं तो फर्स्ट क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब ये 3D किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ND में फॉल कर रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये तो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है। n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं? n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, तो हम यहाँ n का आंसर लिख देंगे, दैट इज 3। अब हमने निकालना है m की वैल्यू स्टूडेंट्स, और फिर हम क्या निकालेंगे? L का आंसर निकालेंगे। सो देखिए अब आता है हमारे पास M और L। आपको पता है भी अगर आपका N आ गया 3 है ना, L कैसे निकालते हैं? यहाँ D है, L की वैल्यू 0 होती है किस केस के लिए? S के केस के लिए, 1 होती है P के केस के लिए, 2 होती है D के केस के लिए और 3 होती है F के केस के लिए। पता है आपको, मैंने करवाया था आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी, अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S है, L की वैल्यू 1 है तो वो P है, L की वैल्यू 2 है तो वो D है और L की वैल्यू 3 है तो वो क्या है? F है। तो अब L यहाँ पर क्या है? देखो D है, D के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी, तो L क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। L क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि हमने सेकेंड पार्ट भी क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप L की वैल्यू लिख सकते हो। कितनी वैल्यू आई है हमारी? 2 आई है। अब हमने क्या करना है? अब हमने आंसर देखना है M का। अब हमने देखना है भी M के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है। तो देखिए M का और L का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें बेसिक सा फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला? देखिए M होता है -L टू +L। याद होगा आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या फॉर्मूला होता है? M होता है -L टू +L। L की वैल्यू क्या है? 2, तो -2 क्या हो जाएगा? ये +2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? -2 -1 0 +1 और +2, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा M का आंसर आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। -2 टू +2 का मतलब क्या है? जब आप सीरीज देखते हो आपको याद होगा ना, मतलब हम ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये इधर -1 -2 -3, तो -2 से +2 मतलब -2 -1 0 1 और 2, इस प्रकार से। तो अब हमारे पास N का भी आंसर आ गया, L का भी आंसर आ गया और M का भी क्या आ गया? आंसर आ गया। सो अब आपने क्या करना है? इसको नोट करना है। हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है D6 जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन विल रिजल्ट इन टोटल स्पिन ऑफ। अब D6 जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी टोटल स्पिन कितनी होगी? कैसे निकालते हैं स्पिन की वैल्यू? देखो अगर मान लो, एक आपको सारे केस बताऊंगी, D6 का ही नहीं, हम सारा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, सॉरी क्वेश्चन दूसरा आ गया, हाँ जी। सो क्वेश्चन 13 में मैंने आपको बोला D6 का केस जो है, D6 का, एक सेकेंड, हाँ जी,
है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि D6 का केस है, तो D6 के केस में कैसे होता है, देखो अगर मैं बात करती हूँ S की, S में एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, 2। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो अपर वाली स्पिन होती है ना, तो ये क्लॉकवाइज होती है और इसकी वैल्यू होती है +½ और ये वाली जो होती है इसकी वैल्यू होती है -½ तो अगर मैं इस केस में पूछती हूँ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऊपर स्पिन है एक की नीचे स्पिन है, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा +½ और -½ यानी कि 0। अब आपसे D का केस पूछा गया, तो D के केस में बेसिकली देखिए क्या होता है हाँ जी, D के केस में क्या होता है, आपको पता है D के केस में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स हैं। D6 बोला गया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भरते कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे बढ़ते हैं। अब इससे पूछा गया इसमें टोटल स्पिन कितनी है, स्पिन कैसे निकालेंगे, एक है ऊपर वाली डायरेक्शन में यानी कि +½ एक है नीचे वाली डायरेक्शन में यानी कि -½ पहले वाले ऑर्बिटल का, अब दूसरे का +½ आगे देखो +½ फिर क्या है +½ और +½ क्या हो जाएगा, देखो +½ और -½ ये तो 0 ही हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4/2 यानी कि क्या आ जाएगी स्पिन हमारे पास, टोटल स्पिन आ जाएगी 2। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए क्या ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है 23, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। सेकंड ऑप्शन है 21, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमारी स्पिन भी क्या आई है, 2 आई है। सिमिलरली आपसे D7 का पूछ लें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, D8 का पूछ ले तो एक और भर देंगे और फिर वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, इफ L = 3, अगर L की वैल्यू क्या है 3 है, ओके क्या कह रहा है वो, देन टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज, ठीक है, कौन सी टाइप है, ठीक है, और कौन सा ऑर्बिटल है, नंबर बताना है ऑर्बिटल का। तो टाइप आपको दे दी गई है 3p 4f 5f और 3d, और ऑर्बिटल कितने, 3 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। तो पहले देखिए L की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, आपको पता है L की वैल्यू 0 है तो वो S है, L की वैल्यू 1 है तो वो P है, L की वैल्यू 2 है तो वो D है, L की वैल्यू 3 है तो वो क्या है, F है। सो L की वैल्यू 0 है तो वो S है, L की वैल्यू 1 है तो वो P है, L की वैल्यू 2 है तो वो D है और 3 है तो वो F है। तो यहाँ L की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स, यानी कि क्या है, F है, F सबशेल है। अब ऑप्शंस देखिए, पहले ऑप्शन में 3p है तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, F सबशेल आ रहा है। जब L की वैल्यू 3 होती है तो F होता है। सेकंड देखिए 4f है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती ये नहीं हो सकता, 4f है क्योंकि F सबशेल है, F यहाँ पर भी है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है 5f, हाँ जी ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी F सबशेल है। और डी ऑप्शन है 3d, तो 3d तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा F सबशेल है। अब क्या आती है चीज़, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब देखो F है तो F ऑर्बिटल्स, F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। F के अंदर टोटल स्टूडेंट 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, S के अंदर 1, P के अंदर 3, D के अंदर 5 और F के अंदर 7। तो F के अंदर कितने होते हैं, 7, उसने बोला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 7 और सबशेल क्या है F है। तो अब सेकंड वैल्यू देखो, यहाँ 14 और यहाँ है 7, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5f क्या हो जाएगा हमारा, टाइप हो जाएगा और ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वीडियो को पॉज करोगे, पहले इसे नोट करोगे भी, पहले हम L की वैल्यू से सबशेल निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है सबशेल आ गया और इस सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये तो हमें याद ही है ना। सो अब हम देखने लगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए
लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है नोड पे, ठीक है, रेडियल नोड पर, एंगुलर नोड पर, जो कि हमने किया था। सो देखिए क्या है क्वेश्चन। सो ये स्टूडेंट्स अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सबसे पहला ऑप्शन आता है द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ एन ऑर्बिटल। जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स एक ऑर्बिटल में है वो n-1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए नोड्स बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती है वो रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को मिलाकर निकालते हैं ना, ठीक है। सो बी ऑप्शन देखिए द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल। रेडियल नोड्स का जो नंबर है एक ऑर्बिटल में वो होता है n-l-1। स्टूडेंट्स ये n-l लिखा है, ठीक है, इटैलिक में लिख लीजिएगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो n-l-1। सी ऑप्शन है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज l। एंगुलर नोड्स एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं? l होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखो टोटल नोड्स कैसे होते हैं? एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स का सम। तो रेडियल नोड्स ये होते हैं, हमें पता ही है, एंगुलर नोड्स l होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल नोड्स n-1, यानी कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है। बी और सी का तो हमें फॉर्मूला याद ही होता है। अभी रेडियल नोड्स क्या होते हैं? n-l-1 और एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? l। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, है ना, यानी कि सारे के सारे क्या हैं? करेक्ट है। सो पहले पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश होता है, यानी कि जो स्वर्ण सीरीज़ पार्ट 1 है वो यहीं पर फिनिश होती है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आया है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखा भी है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी अच्छे तरीके से किए हैं। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है सो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सो ये था स्वर्ण सीरीज़ का पार्ट 1 फॉर सेकेंड चैप्टर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आपको ये अच्छा लगा है स्टूडेंट्स तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले भी हाँ जी आपको मज़ा आ रहा है। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको पहली स्वर्ण सीरीज़ में कहा था भी 15 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, तो आपने बताने हैं भी आपके कितने करेक्ट हुए, चाहे कम सही हो चाहे ज़्यादा सही हो, ज़रूर बताना, मैं देखूंगी, ठीक है। और मुझे बूस्ट अप इसी से मिलता है भी आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। सो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।